जहां शनिवार रात 2 जगहों पर जंगल में भीषण आग लगी। आग पुरुकुल और आईटी पार्क से सटे जंगल में लगी थी। सूचना के बाद पहुंचे वनकर्मी सुबह 4 बजे तक आग बुझाते रहे। आईटी पार्क में लगी आग, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस में आपको बता दें, प्रदेश में अभी तक आग लगने की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा जंगलों में आग लग चुकी है, जिसकी वजह से अब तक भारी नुकसान हुआ है। बीच में मौसम बदला था, बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, ओले गिर रहे थे, जिसकी वजह से जंगल की आग पर थोड़ा कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट ली, वापस से गर्मी आई है, आग की घटनाएं फिर शुरू हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा जंगलों में अब तक आग की घटनाएं लग चुकी हैं। और ये कल रात की तस्वीर है। फायर ब्रिगेड की टीम को पसीने छूट गए आग पर काबू पाने में। सुबह 4 बजे तक आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने भी मदद की। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है। कई बार इंसानी लापरवाही की वजह से भी आग लग जाती है और आग बढ़ती चली जाती है। सूखे पत्तों की वजह से, लीसा की वजह से जंगलों में आग पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी। कुमाऊं में, हल्द्वानी, रामनगर और नैनीताल में जंगलों की आग धधक रही है। इसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले 24 घंटे में आग बेकाबू सी हो गई है। हल्द्वानी के करीब नैनीताल जिले के जंगलों में लगी इस आग ने उत्तराखंड में हिमालय की हरी भरी शिवालिक पहाड़ियों के आसमान को धुंध से भर दिया है। यहाँ रामनगर, नैनीताल सॉइल और नैनीताल डिवीजन के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। रात के समय ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग किस तरह से इन हरे भरे जंगलों को जलाकर राख कर रही है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फॉरेस्ट की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। पश्चिमी हल्द्वानी में जो भी एक लार्ज फॉरेस्ट फायर का जो अलर्ट आया था, वो हमें रामनगर वन प्रभाग के 2 जगह में मिला था। फतेहपुर में और कालाढूंगी क्षेत्र में हमको इसके अलर्ट्स मिले थे। तो इसमें जो फतेहपुर वाला है वो आग जो है वो कंट्रोल हो गई है। और दूसरी जो दमवा ढूंगा क्षेत्र में जो फॉरेस्ट फायर की घटना थी, उसमें भी मौके पे स्टाफ है और टीम हमारी कालाढूंगी से भी आई हुई है। उसको बुझाने पे वो प्रयासरत है। मोस्ट प्रोबेबली वो दोपहर तक उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी तरफ बढ़ती आग को देख जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं, ताकि तेजी से आगे बढ़ रही आग को रोका जा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट में रखा गया है। कहीं भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो वहां पर एसडीआरएफ को भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ 1-2 लोकेशंस पर बड़ी फायर की घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से वो समय रहते कंट्रोल भी करी गई हैं। कोई बड़ी जनहानि अभी तक नहीं हुई है और संपत्ति की, जो सरकारी संपत्ति की या प्राइवेट संपत्ति की, कोई बड़ी हानि अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जाहिर है आग लगातार पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसे बुझाना भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक तरफ जहां हल्द्वानी से सटे कालाढूंगी, फतेहपुर और दमुआ दुंगा के जंगल जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नैनीताल में हनुमानगढ़ी, जून एस्टेट और रामगढ़ में आग धधक रही है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो चला है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, व्यवस्था और बढ़ाई गई है। चारधाम रूट पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात होंगे। एटीएस की एक टीम चारों धामों में तैनात रहेगी, तो 2 टीमें ऋषिकेश में तैनात होंगी, जबकि बीडीएस की एक यूनिट देहरादून में और दूसरी यूनिट रुद्रप्रयाग में तैनात की जाएगी।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन बद्रीनाथ धाम पहुंचे और यहां चल रहे मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान कई कामों को उन्होंने मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि अस्पताल को अगस्त तक हैंडओवर किया जाए। रिवर फ्रंट और अन्य काम भी जल्द ही पूरा कर लिए जाए। हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं और कुछ कार्य है जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफिकल्ट वर्क्स हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो कि यहाँ अधिकारी वो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही पूरे हों। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में तैयारी की गई है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया। चारधाम यात्रियों और रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार 20 काउंटर की जगह लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर सेंटर्स पर बिजली, पानी, टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इस बार जिला प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि भीड़ बढ़ने पर उन्हें रोका जा सके। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी संख्या बढ़ाई गई है। जिस तरह से यात्रियों का क्रेज देखने को मिल रहा है, चारधाम यात्रा के मद्देनजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स भी पहले से ज्यादा किए जा रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, किस तरह की तैयारी दिख रही है? बहुत कम वक्त रह गया है अब यात्रा को शुरू होने में। जी देखिए, 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होनी है। हरिद्वार को, हरिद्वार जिले को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि हरिद्वार एक सीमांत जिला है और इसी शहर से, इसी जगह से जो है जो दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से आने वाले जो लोग हैं वो यहीं से उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्योंकि हरिद्वार में साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यात्री आते रहते हैं, इसलिए व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो है तैयारियां चारधाम यात्रा के लिए भी प्रशासन की ओर से की गई है। पिछले साल ये देखने में आया कि जो ऋषिकुल ग्राउंड में जो काउंटर बनाए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनमें कमी पड़ती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्थाओं का भी उसमें बोलबाला रहा। इसलिए इस बार प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो और भी व्यापक स्तर पर की गई हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया उसमें 14 की बजाय 20 काउंटर इस बार लगाए गए हैं। पिछली बार ये इनकी संख्या जो 14 थी और उसके अलावा भी जो और भी व्यवस्थाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाया गया है। पेयजल की कोई दिक्कत ना हो, बिजली की दिक्कत ना हो, पंखे, कूलर वहां पर लगाए गए हैं और उसके अलावा किस तरह के टॉयलेट, शौचालय की कोई दिक्कत ना हो, ये सभी तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। और एक नई चीज इस बार ये की गई है क्योंकि जो स्लॉट सिस्टम है, जो एक सीमित संख्या यात्रियों की रहती है और ऊपर जो चार धाम है उनमें बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, जो दूर से आने वाले जो लोग हैं उनको रोकना एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो इसलिए जिले में 3 जगहों पर, एक ऋषिकुल मैदान में और उसके अलावा 2 अन्य। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और ये तैयारी कैसी है, हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे पुलकित शुक्ला। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे और ऐसे में सभी विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। परिवहन विभाग ने भी इस बार 5 यात्रा रूट पर यात्री चेक पोस्ट बनाए, जिनमें चारधाम जाने वाले यात्रियों की गाड़ियों की ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की चेकिंग की जाएगी। हमारी यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ग्रीन कार्ड विधिवत रूप से जारी हो चुके हैं शुरू। और हमारी जो चेक पोस्ट है वो 5 जगह लगा रहे हैं। इस बार हमने एक नया पॉइंट ऐड किया है सत्यनारायण मंदिर पे, नेपाली फार्म से पहले, ताकि जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है, हरिद्वार, रुड़की से आने वाला ट्रैफिक है, वो अपना ऑलरेडी माइंडसेट करके आए कि हमारे को सारे कागज पूरे रखने हैं, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ द यात्रीज। और हमारे कल से सारे चेक पोस्ट एस्टैब्लिश हो जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा को भरोसा दिया कि यहां पढ़ रहे सभी छात्र सुरक्षित हैं और राज्य सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग कर रही है।
उत्तराखंड में दायित्वधारी अब सरकार और जनता के बीच की कड़ी के तौर पर काम करेंगे। 4 घंटे की लंबी मीटिंग में सीएम ने सभी दायित्वधारियों को आने वाले कार्यक्रमों में जुटने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए नवेले दायित्वधारियों को 4 घंटे तक उनकी कार्यशैली पर क्लास दी। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सरकार की योजनाओं को कैसे जनता के बीच ले जाया जाए, इस पर टिप्स दिए। आने वाले समय में 4 धाम यात्रा से लेकर पंचायत चुनाव बड़े इवेंट हैं, जिस पर सभी को साथ मिलकर काम करने को कहा। मीटिंग में 35 के करीब दर्जाधारी शामिल हुए, जिनका दर्द खुद को सुविधाएं नहीं मिलने को लेकर भी छलका। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन दायित्वधारियों को प्राप्त हुआ और करीब 4 घंटे ये बैठक चली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित किया गया कि सरकार के जो कार्यक्रम है और अपेक्षा की गई जो है दायित्वधारियों से कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए जनता जनार्दन के बीच जाइए और जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनको लेकर जो है फीडबैक दीजिए। 4 धाम यात्रा करीब है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी श्रद्धालुओं को सुविधा देने को लेकर बढ़ जाती है। लिहाजा कैसे यात्रा रूटों पर काम हो, वहाँ लोगों की समस्या क्या है, इस पर भी दायित्वधारियों को काम करना होगा। हम लोग तो एक सेवक की भूमिका में रहेंगे और हमारे जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं हम बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए और जहाँ जहाँ हमारी जो हमको जो भूमिका दी जाएगी निश्चित रूप से हम उनके स्वागत की पूरी हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं या जन मानस के लिए हम अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, उनका गहन अध्ययन करके ताकि हम बेनिफिशियरीज को बता सकें कि कहां उसके लिए क्या उपलब्ध है। संदेश साफ है कि सालों से जो कार्यकर्ता पार्टी लाइन में रहकर काम कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सरकार और पार्टी लाइन में रखकर ही काम करना होगा, ताकि सरकार के काम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। जून में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि जून में पंचायत चुनाव होने चाहिए और इस दौरान 4 धाम यात्रा का प्रेशर भी कम हो जाता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भले तैयार हो, लेकिन जरूरी है कि सरकार वक्त पर चुनाव के लिए तैयार हो जाए। नहीं जाएगा क्योंकि 4 मई से यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी और जून के माह तक जो 1 माह यात्रा का जब थोड़ा यात्रा चरम पर रहे, उसके तुरंत बाद जून के माह में विधिवत रूप से पंचायत के चुनाव होने चाहिए। ऐसी हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी की है। पूरी तरह तैयार हैं और हम तैयार हैं, तो निश्चित रूप में सभी पूरे तमाम मतदाता भी तैयार हैं। अब तो जब भट्ट जी ने कह दिया कि वो भी तैयार हैं, उनकी पार्टी भी तैयार है, बस सिर्फ तैयार नहीं है तो उत्तराखंड की सरकार तैयार नहीं है, और जब तक सरकार तैयार नहीं है तो तब तक सबका तैयार होकर कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए और तत्काल पंचायतों के चुनाव करा देने चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की टीम में प्रोफेसर गोविंद सिंह ने बतौर मीडिया सलाहकार कामकाज संभाल लिया है। प्रोफेसर सिंह पत्रकार रहे हैं, उन्होंने कई संस्थानों में सीनियर पदों पर काम किया है। इससे पहले प्रोफेसर गोविंद सिंह ने की एकेडमिक पारी की शुरुआत 2011 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हुई थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता विभाग के प्रमुख के तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी संभाली। वो कुछ वक्त पहले दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रिटायर्ड हुए हैं। अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अब बड़े शहरों के बीचों बीच बनी अवैध मजारें हटाई जा रही हैं। दून हॉस्पिटल में बनी सालों पुरानी मजार भी का नाम निशान हटा दिया गया। रुद्रपुर के बाद ये देहरादून में बड़ा एक्शन था, तो अब देहरादून के रेंजर्स कॉलेज की मजार पर एक्शन का इंतजार हो रहा है। दून हॉस्पिटल के कैंपस की जिस मजार में माथा टेकने वालों का तांता लगा रहता था, वहां शनिवार तड़के भारी पुलिस फोर्स के साथ ऐसा एक्शन हुआ कि मजार का नामो निशान तक नहीं बचा। प्रशासन की जांच में 70 से 80 साल पुरानी मजार अवैध पाई गई, तो धामी सरकार का बुलडोजर मजार पर कहर बनकर टूटा।
रात 12:30 बजे से तड़के 3 बजे तक प्रशासन की निगरानी में ऐसा एक्शन हुआ कि मजार का मलबा तक नहीं मिला। दरअसल ऋषिकेश के पंकज गुप्ता ने पिछले 4 साल में इस अवैध मजार की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर पीएमओ तक की। जब जांच में सब अवैध पाया गया तो शुक्रवार रात सन्नाटे में इसे तोड़ दिया गया। मजार में चादर प्रसाद बेचने वाला शफीक अहमद सख्ते में है। धन्यवाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, धन्यवाद उत्तराखंड शासन, धन्यवाद देता हूं पीएमओ भारत सरकार। मेरी एक शिकायत जो चली तो लगभग 3 से 4 साल, लेकिन अंतोगत्वा आज उसका निस्तारण किया गया। दून हॉस्पिटल के सामने जो अवैध मजार बनी हुई थी उसको ध्वस्त कर आम जनता के लिए जो परेशानियां थी उसको दूर किया गया। तो इन्होंने 4 विभागों की एक समिति बनाकर उस समिति के माध्यम से इस पर निष्कर्ष लेना चाहा और समिति ने न्यायपूर्वक निष्कर्ष लिया और यह माना कि ये अवैध मजार है तो उसको हटाया जाना उचित है, न्याय संगत है। जब पता ही नहीं लगा, हम तो सो रहे पड़े घर में। अब सुबह को पता लग रहा है, जब वहां तो कुछ भी नहीं छोड़ा, तो घर का सामान रखा था वो भी उठा के ले गया। जो उन्होंने करना सरकार ने कर दिया, वो तो जो होना था वो तो हो गया। अब वो सामान दिलवाओ हमारा वापसी। दून अस्पताल की मजार मेडिकल कॉलेज कैंपस में थी, जहां तमाम मरीजों के तीमारदार और लोकल अक्सर आते थे। वहीं इससे पहले प्रसिद्ध दून स्कूल की मजार भी हटाई जा चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या परेड ग्राउंड के पास रेंजर्स कॉलेज की पुरानी मजार भी टूटेगी? ये मजार भी अंग्रेजों के जमाने की है और ये कॉलेज सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। डीएम देहरादून का कहना है कि पब्लिक और सरकारी प्रॉपर्टी में अतिक्रमण जहां भी होगा वहां एक्शन होगा। सूत्रों का दावा है कि देहरादून जिले में ऐसी 70 मजारें हैं जहां बुलडोजर कभी भी चल सकता है। ऐसा कोई टारगेटिंग नहीं है। जो एक्ट है उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं कि हमें अपनी पब्लिक लैंड को कंजर्व करना है, पर्टिकुलरली जो हमारी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उसी के मद्देनज़र ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। पूरे प्रदेश में अब तक करीब 550 धार्मिक अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या अवैध मजारों की है। शहरों के कोने कोने में तो अभियान चल चुका है। अब बीचों बीच बनी मजारों पर भी बुलडोजर चल रहा है और इसी हफ्ते रुद्रपुर में पहचान रखने वाली मजार को नेशनल हाईवे से हटाया गया और अब दून मेडिकल कॉलेज की मजार पर एक्शन हुआ। और देहरादून के बीचों बीच इस मजार को यहाँ से हटाया गया है। मजार की जो लोग यहाँ पर देखरेख करते थे, फिलहाल कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आम हॉस्पिटल के जो लोग यहाँ पर हैं या जो स्टाफ है वो इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि क्या कुछ हुआ। लेकिन शुक्रवार की रात बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई है, लगभग 3 बजे तक ये कार्रवाई चली। कैमरामैन दीपक के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार को शनिवार को देर रात प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर राजनीतिक दलों का भी रिएक्शन आया, जहां बीजेपी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और दून अस्पताल में बनी मजार अवैध थी जिसे हटा दिया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार समाज को बांटने और हिंदू मुस्लिम के लिए ये कार्रवाई कर रही है। बीजेपी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना है। निश्चित रूप से अंतिम सांस तक ये कार्यक्रम, ये जो अभियान है वो जारी रहना चाहिए और मैं समझता हूं कि कोई भी अतिक्रमण अगर होता है, विशेषकर जो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो ये चिन्ह हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, दून अस्पताल में जो मजार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मजारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है।
इस हफ्ते धामी सरकार रुद्रपुर और देहरादून में 2 चर्चित मज़ारों पर बुलडोजर चला चुकी है। ये ऐसी मज़ारें रही हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से बनाई गई थी, लेकिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनी मज़ार पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। यहां भी एक मज़ार मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही बनी हुई है। हालांकि जब से सीएम धामी का एक्शन अवैध मज़ारों के खिलाफ शुरू हुआ है, इस मज़ार में कोई भी मौलाना इबादत के लिए नहीं आया और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब यहां पर एक्शन कब? न सिर्फ अवैध मज़ारें बल्कि अवैध मदरसों के खिलाफ भी सरकार एक्शन में है। हरिद्वार में भी कार्रवाई दिखी, जहां 3 मदरसे सील किए गए। भगवानपुर में प्रशासन ने 3 अवैध मदरसों को सील किया। प्रशासनिक टीम ने हल्लू माजरा, मखनपुर और मोहितपुर गांव में स्थित अवैध मदरसों पर कार्रवाई की और उन्हें सील कर दिया। जांच में सामने आया कि ये मदरसे ना तो मानकों पर खरे उतर रहे थे और न ही इनका पंजीकरण हुआ था। प्रदेश में अब तक कुल 180 अवैध मदरसों को सील किया गया है। हरिद्वार स्थित पतंजलि गुरुकुलम से 10 साल का बच्चा दीवार फांदकर गायब हो गया। बच्चे के गायब होने पर पतंजलि प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी बहादुराबाद थाना पुलिस को दी गई। इस बीच बच्चे के परिजन भी बिहार से हरिद्वार पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई। 4ठी क्लास के छात्र सूर्यांश को रुड़की से रेस्क्यू किया। बच्चे के मिलने पर उसने बताया कि वो दीवार फांदकर ई-रिक्शा से रुड़की की ओर चला गया था। बच्चा अपने परिजनों से मिलने के लिए पतंजलि गुरुकुलम से निकला था। पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब इस रूट पर दिन में 2 बार प्लेन उड़ान भरेगा। अब तक फ्लाईबिग एयरलाइंस का प्लेन सिर्फ 1 चक्कर ही लगाता था, लेकिन यात्रियों की डिमांड पर सीएम धामी ने ये फैसला लिया। पिथौरागढ़ के मेयर कल्पना देवलाल ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। मेयर का कहना है कि सीएम के प्रयासों से पिथौरागढ़ दिल्ली रूट का किराया कम किया गया। अब देहरादून के लिए दिन में 2 बार हवाई सेवा शुरू की जा रही है। देहरादून से पिथौरागढ़ का सफ़र था जो 1 वे था, जो एक ही बार दिन में संचालित होता था। अब वो 2 बार संचालित होगा, जिससे कि हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी वजह से हमें हमारे यातायात को काफ़ी सुविधा होगी और हमारे यात्रियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा।